Hello everyone, welcome back in science class. As you know, our fourth chapter has been completed and objective type questions we have already done. Okay, first, second, third, fourth, fifth question we have already done. So today, rest of the question I will explain you. So let's start with the question number 6. What is the question number 6? Here you can see the book एंड एज वेल एज द आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. ओके, 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. अब हमें 6 क्वेश्चन करना है. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. मतलब ये 4 क्वेश्चन हैं इसके अंदर. इसमें आपको बताना है, रीजन देना है कि ऐसा क्यों होता है. ओके, नाउ द फर्स्ट इज Aluminium foils are used to wrap food items. As you know, सबके घरों में यूज़ होती है एल्यूमिनियम फॉइल फूड रैप करने के लिए. आप अपना लंच बॉक्स पैक करके लेके जाते हैं, इसके अंदर पैक करते हैं. तो एल्यूमिनियम फॉइल ही क्यों यूज़ होती है मोस्टली इस चीज़ के लिए, फूड आइटम्स के लिए, है ना. तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम इज़ हाईली मेलेबल मेटल. मेलेबल मीन्स क्या होता है? इट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू शीट्स. जो एल्युमिनियम है वो इजीली आपका शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक एल्युमिनियम फॉइल इन कंपैरिजन टू एनी अदर मेटल. ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज एल्युमिनियम फॉइल टू रैप फूड आइटम्स. बिकॉज जो एल्युमिनियम फॉइल है वो आपका हाईली मेलेबल मेटल होता है. इट कैन इजीली चेंज इनटू शीट्स. So that's why we use it. और एक ये भी रीज़न होता है बिकॉज एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद वाटर. मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है. तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. और जनरली जो फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? वाटर होता है. तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है एल्यूमिनियम आपका, और आपका जो फूड है वो एज इट इज़ रहता है. ओके, तो ये आंसर है इसका. नाउ द नेक्स्ट इज इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस. इमर्जन रॉड्स होती है ना, आपने देखा है घरों में. अब तो आजकल तो ज़्यादातर घरों में गीजर लगे हुए होते हैं, है ना, पानी गर्म करने के लिए. विंटर्स में बाथरूम्स के अंदर लगे होते हैं, ठीक है, किचन में भी होते हैं. तो आजकल गीजर लगे होते हैं. बट पहले क्या होता था, बहुत रॉड्स आती थी, हीटिंग रॉड्स, जिन्हें पानी के अंदर जो भी बास्केट है उसके अंदर आपको पानी गर्म करना है तो उसमें उसको इमर्स करके डुबो के रखते थे. इलेक्ट्रिकल होती थी वो, और जैसे हम लाइट ऑन करते थे तो वो रॉड गर्म होती थी. उस रॉड के गर्म होने से जो बास्केट के अंदर जो भी आपका पानी है, बकेट के अंदर जो भी पानी है वो भी आपका क्या होता था? गर्म हो जाता था. ओके, तो बकेट के अंदर पानी हम प्लास्टिक की जो बकेट होते थे जनरली इसके लिए यूज़ नहीं करते थे. मोस्टली किसके करते थे? हम एल्यूमिनियम या मेटल की बकेट्स यूज़ करते थे. तो इसमें क्या होता है, इमर्जन रॉड्स जो होती हैं वो ही क्यों यूज़ की जाती हैं? इमर्जन रॉड्स मेटल की ही क्यों यूज़ की जाती हैं? तो इसका आंसर है इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस. ठीक है, मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती हैं बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. क्योंकि जो मेटल होता है वो कैसा होता है? आपका हीट का गुड कंडक्टर होता है. मैं बताया था जो मेटल्स हैं वो इजीली आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पास होने देते हैं. इसीलिए जो इमर्जन रॉड्स होती हैं वो आपकी किसकी बनाई जाती हैं? मेनली मेटल्स की बनाई जाती हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. जो कॉपर है जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता है. हमने एक पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था? जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता था वो जो लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से क्या कर देता था? उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता था, रिप्लेस कर देता था. लेकिन जो कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन because zinc is more reactive than copper.
या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ओके, जो लेस रिएक्टिव है वो हाईली रिएक्टिव को अपने प्लेस से नहीं हटा सकता है, इसीलिए जो होता है कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट है ये इसका, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम जो मेटल होते हैं उनको कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेन यू कि सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में स्टोर क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। They react vigorously with oxygen and water and a lot of heat is generated in the reaction. So these metals are stored in kerosene. Okay? क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हीट जनरेटेड होती है, इसी वजह से इसे हम किस में इमर्स करके रखते हैं, कैरोसिन के अंदर स्टोर करके इसको रखा जाता है। ओके, सो दिस इज योर 6th क्वेश्चन। हमने ये चारों पढ़ लिए हैं, इनके रीजंस आपको समझ में आ गए होंगे। Okay, now the next question is, can you store lemon pickle in an aluminium utensils? Explain. We have already studied it in class 7th class में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो भी लेमन पिकल्स हैं, मोस्टली जो एसिड्स होते हैं उनको हम मेटल कंटेनर के अंदर नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, बिकॉज जो लेमन है, लेमन पिकल में क्या होता है, लेमन में अंदर क्या होता है, एसिड होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, सिट्रिक एसिड। ओके, तो सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अगर उसे हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में रखेंगे तो वो मेटल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या एक पॉइजनस सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, बहुत हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसीलिए हम लेमन पिकल को एल्यूमिनियम फॉइल में नहीं एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के अंदर नहीं रखते। एल्यूमिनियम क्या, मोस्टली मेटल्स कंटेनर्स के अंदर उन्हें हम नहीं रखते। सिरेमिक के जो होते हैं या ग्लास कंटेनर के अंदर मोस्टली इनको रखा जाता है। ओके, सो no, we cannot store lemon pickle in an aluminium utensils because when acid present in lemon juice, which acid, citric acid, react with metal make poisonous substance. ओके, एल्यूमिनियम मेटल है, लेमन के अंदर एसिड होता है, तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल और एनी अदर एसिड इन एनी मेटल कंटेनर। मोस्टली इनको आप प्लास्टिक कंटेनर्स में भी रख सकते हैं, बट प्लास्टिक भी इतना ज़्यादा आपका क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेनर नहीं है, वो भी हार्मफुल ही होता है। तो इसमें जाए हमें इन्हें सिरेमिक या फिर आपके चीनी मिट्टी के बर्तन जिनको आप कहते हैं ना, सिरेमिक या फिर ग्लास के कंटेनर्स के अंदर इनको रखा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन, कि क्या होता है जब, क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। एक कॉपर की प्लेट है, कॉपर मेटल है आपका, कॉपर की प्लेट है, उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाला जाता है, देन व्हाट हैपन, तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड। कॉपर के अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे आप तो कॉपर सल्फेट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉपर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एसिड के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं तो आपके सल्फेट्स बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और आपका क्या बनता है, ये H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। ये रिएक्शन आप यहाँ देख रहे हैं, ये रिएक्शन है कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4 और आपका कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो रही है। ओके, ये यहाँ आ गया है, इसको हम ठीक है, ये हुआ है। ओके, कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4 मेक्स कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट इज आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल्स होती हैं, कीलें जिसे आप कहते हैं ना लोहे की, उनको अगर हम
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी। आयरन भी क्या एक मेटल है, कॉपर सल्फेट क्या है? मेटल सॉल्यूशन है एक, ठीक है, इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो क्या होता है? ब्राउन कोटिंग इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल्स। आयरन नेल्स कैसे होते हैं आपके? आयरन ब्लैक कलर या ऐसे होता है ना थोड़ा, तो उस पर आप कौन सी कोटिंग आ जाएगी? आपकी ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल्स बिकॉज ऑफ द कॉपर, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये किसकी वजह से होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होगा। आयरन इज हाईली रिएक्टिव, सो इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव होता है। तो जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके आपका क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट बना देगा, और कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आयरन क्या बन जाएगा? इसमें आयरन सल्फेट बन जाएगा। मीन्स कॉपर जो आयरन नेल्स हैं वो किस में चेंज हो जाएगा? आपके आयरन सल्फेट में। तो इसी वजह से जो है उसका जो कलर है उस पर आपको लगेगा कि एक ब्राउन कोटिंग आ गई है, और कॉपर इसमें अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन से ये रिएक्शन आप लिख भी सकते हैं Fe प्लस CuSO4, ठीक है। ये आपने मैंने आपको नोट्स जो बनवाए हैं ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, उसके अंदर आप देखना, वहाँ मैंने आपको ये लिखवाई हुई है रिएक्शन इसकी, आयरन और कॉपर की। आयरन कॉपर सल्फेट, आयरन होता है Fe, देखिए यहाँ पर Fe प्लस कॉपर सल्फेट अगर हम लिखें CuSO4, ये हो गया। क्या होगा? अब क्या बनेगा इसमें? FeSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? FeSO4, और प्लस आपकी क्या अलग हो जाएगा इसमें से? आयरन, सॉरी कॉपर इसमें से अलग होकर बाहर आ जाएगा, Cu, ठीक है। इस रिएक्शन को आप यहाँ लिख सकते हैं। Fe है आपका आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट बन गया आपका आयरन सल्फेट, FeSO4 प्लस कॉपर इसमें अलग हो गया है। तो ये रिएक्शन आपकी इस तरीके से होगी, जिसकी वजह से जो ब्राउन आयरन नेल्स हैं उसके ऊपर क्या आ जाएगी? एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या है? Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. सलोनी ने क्या किया? एक पीस लिया बर्निंग चारकोल, चारकोल मीन्स आप कोल जिसे हम कहते हैं, कोयला, ठीक है, उसका जलता हुआ उसने एक पीस लिया, एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब, और उससे जो गैस निकल रही है, ठीक है, जब कोई चीज़ जलती है तो स्मोक या धुआं गैस निकलती है ना, तो उस गैस को क्या किया उन्होंने? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर लिया। अब क्या कह रहे हैं? हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस? उस गैस का हमें नेचर पता करना है कि दिस इज एसिडिक और बेसिक। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है? यस, विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं, उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो गैस है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। इस गैस को हम के पास क्या लेकर आएंगे? लिटमस पेपर लेकर आएंगे। जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा आपका? ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। सो द गैस विल बी एसिडिक। एसिड ही होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो शी विल ब्रिंग अ वेट लिटमस पेपर इन कॉन्टैक्ट विद द गैस, ठीक है। एक लिटमस पेपर है उसको गैस के कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे, उसके पास लेकर आएंगे। इफ द गैस टर्न्स वेट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, जो गैस है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगी। दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड दैट द गैस विल बी एसिडिक। हमें पता चल जाएगा जो गैस है वो कैसी है? एसिडिक है।
ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। चारकोल, चारकोल क्या होता है, कोयल, इसमें क्या होता है, कार्बन, एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं ना, बर्निंग कर रहे हैं, हम उसको जला रहे हैं। तो व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हाट दे मेड, यस दे मेड बेस, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये क्या बन रहा है, इसमें ऑक्साइड बन रहा है, कौन सा, एसिडिक ऑक्साइड्स बन रहा है। तो उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। ये हम लिटमस पेपर से पता लगा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन। हमको इक्वेशंस लिखकर बतानी है, केमिकल रिएक्शंस लिखकर बतानी है कि किस तरीके से होगा। तो आप यहाँ कर सकते हैं इसे, ये देखिए कैसे है। राइट डाउन वर्ड इक्वेशन फॉर ऑल द, ये सबसे पहले है यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन है C, ऑक्सीजन आपका O2 है ना। C प्लस O2 क्या बनाया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2 बनाया है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस H2O, वाटर का क्या होता है, H2O। तो ये क्या बन गया आपका, कार्बोनिक एसिड बन गया, H2CO3। ओके, इसको आप एक बार लिख कर देखना। ये मैंने आपको नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड रिएक्शंस है ना ऑक्सीजन के साथ, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो वहाँ से आप इस रिएक्शंस को और देख लेना। ओके, अंडरस्टैंड। ये ऊपर वाली जो ये प्रोसेस है ना, इसको हमने कौन कौन सी रिएक्शंस इसके अंदर हो रही हैं वो हमने यहाँ नीचे बताई हैं। कार्बन है, चारकोल के अंदर कार्बन है, बर्निंग कर रहे हैं मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट उसको करवा रहे हैं, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। और उसको हमने वेट लिटमस पेपर ना लेकर आए, यानी कि वाटर के साथ जब इसे डाला तो क्या बनेगा, इसमें कार्बोनिक एसिड बनेगा। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, क्या है ये। वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर्स शॉप, एक दिन रीता कहाँ गई, ज्वेलर शॉप पर गई। ओके, विद हर मदर, अपनी मदर के साथ। हर मदर गिव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उनकी मदर ने एक पुरानी गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो गोल्ड स्मिथ क्या होते हैं, सुनार जिन्हें हम कहते हैं ना, वो पॉलिश करने के लिए उसे दी। नेक्स्ट डे वैन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक, नेक्स्ट डे जब उन्होंने उस ज्वेलरी को वापस लिया, दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। तो उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर जो उसका वेट था ज्वेलरी का, वो थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है। तो कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट, तो आप उसके लिए एक रीज़न बता सकते हैं कि उसमें लॉस क्यों हुआ। ओके, रीटा की मदर ने एक ज्वेलरी दी गोल्ड स्मिथ को, बट नेक्स्ट डे जब उसे वापस लेने गए तो वो उसके जो वेट था वो थोड़ा सा कम हो गया। तो उसका वेट कम क्यों हुआ, उसने किस चीज़ के लिए दी थी उसको, पॉलिश के लिए। तो पॉलिश करने के लिए उसको मेटल को उसने किस में डिप किया, गोल्ड स्मिथ ने एसिड में डिप किया। तो एसिड में जब डिप किया तो थोड़ा सा जो उसका जो मेटल था वो कैसा हो गया, फ्लिश हो गया। देखिए इसमें क्या आ रहा है, डिसॉल्व हो गया एसिड में। द ज्वेलर्स डिप्ड द ज्वेलरी इन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ज्वेलर ने उस ज्वेलरी को किस में डिप किया, एसिड में डिप किया सॉल्यूशन में, विच रिएक्ट्स विद द आउटर कवरिंग ऑफ मेटल। एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल की आउटर कवरिंग के साथ रिएक्ट किया। इन दिस प्रोसेस गोल्ड डिजॉल्व्स इन एसिड, तो कुछ गोल्ड जो है वो एसिड में क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। दस देयर इज नेट लॉस ऑफ वेट इन द मेटल ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो वो था आपका वेट था जो गोल्ड का, वो कैसा हो गया, कम हो गया। ओके, समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। तो इन क्वेश्चंस को वापस एक बार अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना, चैप्टर को एक बार वापस से पढ़ लेना। जैसे जैसे मैं चैप्टर्स आपको पढ़ाती जा रही हूँ तो प्लीज़ आप इन्हें हैंड टू हैंड उनको कंप्लीट करते जाएं। ये नहीं है कि मैम ने तो चैप्टर कंप्लीट करा दिया बट आप लोगों ने उसको पढ़ा ही नहीं है। तो घर पर अच्छे से उस चैप्टर को पहले रीड कीजिए 2-3 टाइम्स। क्वेश्चन आंसर्स जो भी मैं लिखवा रही हूँ, नोट्स जो भी मैं बनवा रही हूँ, उनको अच्छे से रीड कीजिए, तो ये चैप्टर आपको क्लियर
हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ नोट्स पढ़कर ही आप पूरा चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। ओके, तो उसको बात के लिए मत छोड़िए चैप्टर्स को कि एग्जाम में ही लर्न करेंगे, नहीं, आप हैंड टू हैंड इनको लर्न करते जाइए। ओके, so write down all the question answers in your science notebook, and in the next class we will start the chapter 5th. Okay, have a nice day.